हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पर भी स्टडी कर रहे होंगे। तो बच्चों, यहाँ पर हम देख रहे थे क्लास 10th का सब्जेक्ट सोशल साइंस का चैप्टर 18 पार्ट 2 हमने देख लिया था। पार्ट 3 हम पूरा चैप्टर फिनिश करने वाले हैं इस पार्ट 3 के अंदर। तो चलिए बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। तो तीसरा टॉपिक हमारा था ग्राहक के कर्तव्य। कौन कौन से ग्राहक के कर्तव्य होते हैं तो उसे हम देखते हैं। ग्राहक जिस तरह अपने अधिकारों के प्रति सावधान रहता है, उसी तरह उसकी जिम्मेदारी या कर्तव्य के प्रति भी उसे जागरूकता रखनी चाहिए। नंबर 1, ग्राहक को खरीदी करते समय चीज वस्तु या सेवा की सही पसंदगी करनी चाहिए। वस्तु की खरीदी की गुणवत्ता, उचित मूल्य, गारंटी, वारंटी, बिक्री के बाद की सेवा, BIS, ISI, एगमार्क जैसे गुणवत्ता मानक चिन्हों वाली ही वस्तु खरीदनी चाहिए। बिजली या इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की खरीदी के समय स्टैंडर्ड अथवा ब्रांड नाम वाली वस्तु की खरीदी को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। तो ये उसका पहला कर्तव्य। दूसरा कर्तव्य देखते हैं। खरीदी के समय विविध वस्तुओं में से वस्तु की पसंदगी के संबंध में निर्णय लेते हुए वस्तु की सभी जानकारी, लेबल, घोषणा संबंधी जांच करके अस्वस्थ होकर मतलब निश्चिंत होकर समझदार जागरूक ग्राहक बनकर जवाबदारी पूर्वक निर्णय करके खरीदी करनी चाहिए। ग्राहक के रूप में उनके निर्णय में, व्यवहार में बुद्धिमत्ता, चतुराई, विवेकपूर्ण व्यवहार होना चाहिए जिससे वह शोषण और धोखेबाजी से बच सके। नंबर 3, ग्राहक का कर्तव्य है कि अपने व्यवहार के द्वारा विक्रेता या उत्पादकों के साथ एक सज्जन और एक प्रामाणिक व्यक्ति के रूप में पुष्टि करनी होती है। ऐसी अपेक्षा भी कानून में रखी गई है। नंबर 4, ग्राहक को खरीदी गए माल सेवा का पक्का बिल या पैसा चुकाकर पक्की रसीद देनी चाहिए अथवा वारंटी कार्ड भी विक्रेता से भरवाकर दुकानदार की सील के साथ यानी जो उसका स्टैंप होता है उसे हस्ताक्षर लेने का निवेदन रखना चाहिए। नंबर 5, ग्राहकों को गैर राजनीतिक एवं बिन धंधा की स्तर पर स्वैच्छिक रूप से इकट्ठा होकर स्वैच्छिक ग्राहक मंडलों संगठन की रचना करनी चाहिए और उनके मंडलों के द्वारा ग्राहक की शिकायतों के निवारण के लिए कानूनी लड़ाई करने की तैयारी रखनी चाहिए। सरकार ने ग्राहक संबंधी विविध समिति के प्रतिनिधित्व मांगना चाहिए और इस माध्यम से शोषण के सामने लड़ाई लड़ना भी ग्राहक का कर्तव्य होता है। अगर उसका शोषण होता है तो वो लड़ाई भी लड़ सकता है। नंबर 6, ग्राहक को उनकी सही शिकायत संबंधित विभाग की अधिकारी को मौखिक या लिखित स्वरूप में अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। व्यापक हितों को स्पर्श करती शिकायतों के निवारण हेतु ग्राहक मंडलों और विविध स्वयं सेवी संस्थाओं का सहयोग भी प्राप्त होना चाहिए। नंबर 7, ग्राहकों को वस्तु की खरीदी में माल की गुणवत्ता के संदर्भ में या माल की सुरक्षा के स्तर में किसी भी प्रकार का रोक-टोक समझौता नहीं करना चाहिए। खरीदी में पैकिंग, कीमत, उत्पादन का दिनांक, बैच नंबर, सही वजन, अंतिम तिथि, उत्पादक का नाम, पता आदि देखकर जांच कर हमेशा खरीदी करनी चाहिए। अब नंबर 8 देखते हैं। खरीदी के समय माल खराब हो तो, बनावटी या नकली हो, वजन कम ज़्यादा हो तो तुरंत ग्राहक को व्यापारी को ध्यान दिलाना चाहिए और व्यापारी से शिकायत निवारण में विलंब हो तो प्रतिधारी या ग्राहक अदालत के समक्ष मांग रखनी चाहिए। इस प्रकार ग्राहक को जवाबदार नागरिक के रूप में भूमिका अदा करनी चाहिए। यानी कोई भी आप माल सामान खरीदते हैं उसमें किसी भी तरह का धोखेबाजी आपसे होती है तो आप तुरंत शिकायत करें या फिर उस व्यापारी को, अगर व्यापारी ना ध्यान देता हो तो आप ग्राहक अदालत के समक्ष उस अपनी मांग को रख सकते हैं, धोखेबाजी को रख सकते हैं जो आपके व्यापारी ने आपके साथ की। ग्राहक को अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में संख्या में वस्तु खरीदनी चाहिए। आकर्षक विज्ञापनों से प्रेरित होकर यानी जो एडवर्टाइज देखते हैं अच्छा, उसे उसके दिखावे में आकर देखा देखी या सेल में अनावश्यक और अधिक खरीदी से बचना चाहिए और पैसे को बचाना चाहिए। नंबर 10, खरीदी करते समय वजन काटे, मापतोल के साधन, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र सही है या नहीं उसकी पुष्टि करनी चाहिए। तौलमाप के साधनों की नियमित जांच और सततता समय समय पर जांच अधिकारी के द्वारा हुई है या नहीं उसकी पुष्टि करनी चाहिए। यदि साधन प्रति वर्ष प्रमाणित किया हुआ न हो तो तौलमाप अधिकारी, कानूनी माप विज्ञान एवं नियामक ग्राहक मामलों के स्थानीय कार्यालय में संपर्क स्थापित कर ध्यान दिलाना चाहिए और आवश्यक हो तो शिकायत करना जागरूक और जिम्मेदार ग्राहक का कर्तव्य है। नंबर 11, ग्राहक के घर पर गैस सिलेंडर आए तो उसकी सील की जांच करना चाहिए। अब जैसे कि आपके घर पे गैस का बाटला आया है तो उस गैस के बाटला लेते समय आपको उसकी सील की जांच करनी है कि वो सील जो है आपके सामने तोड़ी है या फिर उसने पहले से तोड़ी हुई है। तो आपको ध्यान रखें जब भी सील अगर उसकी निकली हुई हो तो ऐसा सिलेंडर आप सभी स्टूडेंट्स परचेज ना करें। वो सील है या नहीं है वजन जांचना चाहिए। शिक्षा
रिक्शा और टैक्सी में मीटर शून्य करवाकर ही मीटर के भाव के अनुसार बैठना चाहिए। जैसे मुंबई वगैरह आप दिल्ली वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पे मीटर के हिसाब से वहाँ पे वो किराया चलता है, मतलब किलोमीटर के हिसाब से। पेट्रोल डीजल सीएनजी भरते समय इंडिकेटर पर 000 मीटर की रीडिंग देखना और देखकर भरवाना चाहिए। तो खासकर आपने देखा, अगर आपने कहीं ध्यान दूसरी जगह दे दिया तो वो 100 की जगह पे 10 रुपये का पेट्रोल भर देते हैं और बोलते हैं 100 का भर गया। ठीक है, ऐसा खास कर करते हैं। कभी कभी कहता है कि जैसे आपने पेट्रोल कहा 200 रुपये का, तो वो क्या करेंगे, पहले 100 रुपये का भरेंगे, फिर 50 का भरेंगे और क्या बोलेंगे 100 रुपये का भर दिया। ऐसा खास कर करते हैं। इसलिए जब भी आप पेट्रोल वगैरह गाड़ी में भरवाएं तो आप कांटा जो है वो मीटर जो है उसे देख कर ही भरवाएं। तराजू स्टैंड पर सही सही लगा हुआ हो तो ऐसे तराजू ही वजन पर करवाने चाहिए। मतलब इसका तराजू का जो स्टैंड होता है ना बीच में ऐसा, ठीक है सर, नुकीला टाइप होता है जो बताता है कि हाँ ये 1 किलो पूरा लेवल बराबर है कि नहीं। हाथ में उठाए गए तराजू से वजन में कमी होने या ठगी की संभावना रहती है। अगर मान लीजिए ये लेवल बराबर नहीं है तो आपसे कुछ उसमें माल सा मटेरियल जो है वो कम आने की संभावना है। नंबर 12, रेलवे, बैंक, बीमा, टेलीफोन सुविधा तथा हॉस्पिटल आदि के सेवाओं में होने वाली लापरवाही से सेवा में उत्पन्न होने वाली शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसान के सामने बदलाव प्राप्त करने हेतु ग्राहक फोरम में स्वयं या ग्राहक मंडल द्वारा शिकायत दर्ज करवानी चाहिए और इसके मामले में पूरी जानकारी प्राप्त मुआवजे समाचार स्थानीय टीवी चैनलों समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाकर अन्य ग्राहकों को उनके साथ हुए अन्याय और प्राप्त न्याय की जानकारी देकर उन्हें भी अन्याय का भोग बनने से रोका जा सकता है। इस प्रकार ग्राहक जागृति और ग्राहक शिक्षण कार्य करना भी उसका कर्तव्य होता है। लेकिन हमारे जैसे स्लम एरिया में क्या होता है कि लोग इस पर ध्यान देते नहीं है और दुकानदार जो होता है वो धीरे धीरे करके उन्हें ठगता जाता है और बूंद बूंद से वो घड़ा भर लेते हैं, यानी बहुत मुआवजा कमा लेता है। नंबर 3, ग्राहक शिक्षण के द्वारा ग्राहक जागृति के सभी कर्तव्यों में अभियानों, ग्राहक मंडलों द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्य शिविर, परिसंवाद, सेमिनार में उत्साहपूर्वक जुड़कर समाज में ग्राहक सुरक्षा के क्षेत्र में जागृति लानी चाहिए। ग्राहक सुरक्षा के उपाय, ग्राहक सुरक्षा के क्षेत्र में 4 प्रकार के उपाय अमल में लाए गए हैं जो निम्नानुसार हैं, जिसमें पहला है त्रिस्तरीय अर्ध न्यायी अदालतें। राष्ट्रीय ग्राहक सुरक्षा अधिनियम 1986 के तहत केंद्रीय ग्राहक सुरक्षा काउंसिल राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग की रचना की गई है। इसी तरह राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता आयोग की स्थापना भी की गई है। इन कमीशनों के द्वारा ग्राहक सुरक्षा कानून के अधीन नियम बनाए गए हैं। राष्ट्रीय ग्राहक समाधान आयोग त्रिस्तरीय अदालतों का ढांचा तैयार किया गया है और ग्राहक फोरम तथा कमीशनों के कार्यवाही के लिए कानूनी कायदे बनाए गए हैं। जिसमें नंबर 1 पहला आता है जिला फोरम, जिसे जिला मंच भी कहते हैं। प्रत्येक जिले के लिए एक अदालत है जो सबसे महत्वपूर्ण अदालत है, जो ग्राहक की शिकायतों का अध्ययन करके न्यायिक समाधान करती है, यानी न्याय का उसे दिलाती है। इस न्यायालय में 20 लाख रुपए तक के दावों के लिए उनके निर्धारित फीस भरकर अर्जी स्वीकारी जाती है, यानी 20 लाख तक के दावों के लिए, ठीक है, फीस भरकर अर्जी स्वीकारी जाती है। जिससे जिला फोरम के निर्णय में असंतुष्ट पक्ष निर्णय की जानकारी होने के 30 दिन के अंदर राज्य कमीशन में अपील दाखिल करना होता है, यानी 3 दिन के अंदर जवाब देना होता है। उससे पहले मुआवजे के दावे की रकम 50% या 2.5 लाख रुपए 25,000 रुपये, 50% अथवा तो 25,000 जो कम हो वह निश्चित शर्तों के अनुसार डिपॉजिट जमा करनी होती है। दूसरा में दिया है राज्य कमीशन, जिसे राज्य फोरम भी बोलते हैं। देश में वर्तमान में लगभग 35 राज्य फोरम कार्यरत हैं। 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के मुआवजे की रकम के दावे की शिकायत निर्धारित फीस भरकर दाखिल कर सकते हैं। जिला फोरम में असंतुष्ट हुआ कोई भी पक्षकार अदालत की तारीख से 30 दिन के अंदर निश्चित नमूने दावे के 50% अथवा 35,000 डिपॉजिट भरकर राष्ट्रीय कमीशन में अपील कर सकता है। यानी अगर इतना लाख उसका वहाँ पे नुकसान हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे उसे 35,000 डिपॉजिट जमा करना होगा, ठीक है, उसके केस के लिए। राष्ट्रीय कमीशन यानी तीसरा राष्ट्रीय फोरम जिसे कहते हैं, 1 करोड़ से अधिक मुआवजे के दावे संबंधी शिकायत निर्धारित कोर्ट फीस भरकर कोर्ट में प्रस्तुत किया जा सकता है। 5 सदस्यों के बेंच इस कमीशन के सदस्य होते हैं, यानी कितने जज होते हैं, टोटल 5 जज इसके अंदर होते हैं। एक बेंच, अब बेंच किसे बोलते हैं, जो कोर्ट के अंदर सारे जो जजेस जो होते हैं वो बैठते हैं जिस टेबल पे, उसे पूरी एक बेंच बोलते हैं, ठीक है। 5 सदस्यों की बेंच, ठीक है, एक ही बेंच पे मतलब वो सारे एक ही का निर्णय करते हैं। राज्य कमीशन और राष्ट्रीय कमीशन को संभव हो उतना ही जल्दी अर्थात शिकायत दर्ज करने की तारीख 90 दिन में शिकायत का निवारण करना होता है। यानी जांच दर्ज के आपने दिसंबर में, तो 3 महीने के अंदर उसका जवाब देना, निवारण करना कंपलसरी रहता है।
चौथा पॉइंट में दिया गया, राष्ट्रीय कमीशन में नाराज व्यक्ति पक्षकार इस कमीशन के आदेश के 30 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च अदालत में निर्धारित शर्तों के आधार पर शिकायत दर्ज कर सकता है। यद्यपि अपील से पूर्व पक्षकार को मुआवजे के दावे की रकम 50% अथवा तो 50,000 दोनों में से जो कम हो वो डिपॉजिट पूर्व रूप से कोर्ट में जमा करना होता है। यानी 1 करोड़ से ज़्यादा आपको ठगा किया हो कोई, तो यदि कोई व्यक्ति इन तीनों अदालतों में से किसी भी अदालत के द्वारा दिए गए आदेश का पालन ना करे तो सजा अथवा तो दंड दोनों सजा का पात्र होता है। बीपीएल के अंतर्गत व्यक्तियों को, वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग नागरिकों कुछ शर्तों के अधीन फीस भरने से मुक्ति दी जाती है और जिला मुक्त कानूनी सेवा, मार्गदर्शन, कानूनी सहायता, मार्गदर्शन और वकील की मुफ्त सेवा उपलब्ध करवाई जाती है। इस अधिनियम के तहत तालुका, जिले और राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त ग्राहक मंडलों की स्थापना की गई है। ये ग्राहक मंडल और परिषद गैर राजनीतिक और गैर व्यावसायिक स्तर पर ग्राहकों के द्वारा शैक्षिक रूप से रचित ग्राहक मंडल हैं। इन ग्राहक मंडलों का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को अपने अधिकार के प्रति जागरूक बनाना और प्रोत्साहन देना तथा उनके हितों की सुरक्षा के लिए नीतियों के निर्माण में सरकार को मदद करना है। वे ग्राहक अधिकार कानून की व्यवस्थाओं के समय समय पर समीक्षा करते हैं और कानूनी व्यवस्थाओं और सुरक्षा संबंधी सरकार को सुझाव देते हैं। ये ग्राहक जागृति के अभियान के स्वरूप ग्राहक शिक्षण देते हैं। इनके ग्राहकों के अधिकार, कर्तव्य, विविध प्रकार के शोषण और उससे किस तरह बच सकें इसकी कानूनी व्यवस्था जैसे कि मुख्य विषयों पर परामर्श देते हैं। इन ग्राहक मंडलों और संगठनों के द्वारा ग्राहक सुरक्षा, इनसाइड दी कंज्यूमर्स, ग्राहक मंच जैसे मासिक, द्विमासिक पत्रिका और सामयिक प्रकाशित करके ग्राहक जागृति फैलाने का कार्य किया जाता है। ग्राहक के शिकायतों का निवारण लाने में सहायता दी जाती है। अगला दिया सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा उचित मूल्य की दुकानें के द्वारा नियमित रूप से अच्छी गुणवत्ता वाला माल निश्चित मात्रा में राहत दर पर अनाज और अन्य वस्तुएं उपलब्ध करवाया जाता है। इस माध्यम से ग्राहकों को खुले बाजार में अधिक भाव लेने, हल्की गुणवत्ता वाले माल सामान और कम मात्रा में मिलने वाली चीज वस्तु के द्वारा होने वाले शोषण से बचाया जाता है। व्यापारी के गलत तौर तरीके पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंकुश लगा रहता है। उसके बाद तौल, माप और चीज वस्तु के शुद्धता को प्रमाणित करता यंत्र। ग्राहकों के स्वास्थ्य और सलामती के रक्षण के लिए सरकार ने कुछ कानूनी संस्थाओं की रचना की गई है जो उत्पादकों द्वारा तैयार किए हुए माल सामान वस्तु की गुणवत्ता, शुद्धता की जांच पड़ताल करके उसे प्रमाणित करने का कार्य करते हैं। भारत सरकार ने गुणवत्ता का नियमन करने के लिए ईस्वी सन 1947 में इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ISI नामक संस्था की स्थापना की। इसके बाद 1986 में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स नाम से पहचाना जाता है। ये योग्य गुणवत्ता वाले उत्पादकों में ISI मार्ग उत्पादकीय उपकरणों पर उपयोग करने की छूट देता है। इस तरह का आप सिंबल देखते होंगे। कृषि पर आधारित चीज वस्तु, वन उपजों, बागायती पशु उत्पाद की गुणवत्ता मानक चिन्ह जो है, एक मार्क लगाने का कानून, खेती बाड़ी उत्पन्न बाजार कानून 1937 था। मतलब 1937 में इसका कानून बना था। भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ मार्केटिंग इंटेलिजेंस संस्था DMI के द्वारा एक मार्क उपयोग करने का आदेश दिया गया। साथ ही बच्चों इसका जो शॉर्ट फॉर्म है सभी स्टूडेंट्स को ये भी याद कर लेना, DMI मीन्स क्या, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ मार्केटिंग इंटेलिजेंस संस्था। उसके बाद यदि ग्राहक को मार्क यानी जो मार्क है वो संबंधित शंका उत्पन्न हो तो BIS के नज़दीक प्रदर्शित कार्यालय में शिकायत भी वो कर सकता है। अगला बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं एक मार्क का चिन्ह यहाँ पे जो हमें दिया गया है, ये पूरा आप देख सकते हैं, ये एक मार्क का चिन्ह। तो इसके उपरांत सोने के आभूषण के खरीदते समय BIS मार्क के साथ सोने की शुद्धता के नंबर, उदाहरण स्वरूप 1916 अर्थात 22 कैरेट सोने की शुद्धता दर्शाता मार्ग, ये देख रहे हैं 1916 जो है वो के साथ हॉलमार्क केंद्र का लोगो, जे जो आप देख रहे हैं जे जिस वर्ष हॉलमार्क हुआ हो उस वर्ष का चिन्ह, उदाहरण स्वरूप 2008 तो 2008 उपरांत ज्वेलरी बनाने वाले और विक्रेता का चिन्ह शुद्धता और गुणवत्ता की गारंटी देता है। मतलब उस दुकानदार का भी इसमें सिंबल रहता है जो उसकी गारंटी देता है। सोने के आभूषण खरीदते समय ध्यान देने वाले योग्य, ये तो आपने देख लिया BIS मार्क हो गया। उसके बाद उसका अगर 22 कैरेट है तो उसमें 916 लिखा होगा साथ ही और जे लिखा होगा, और उसके बाद जो उसके दुकान का बनाने वाले का जो डिज़ाइन होगा मार्क, वो मार्क भी आपको देखने को वहाँ पे मिलेगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद FPO यानी फूड प्रोडक्ट ऑर्डर का मार्क, जाम, फ्रूट, जूस, कैन या टीन में पैक किए गए फल सब्जी के उत्पादक वस्तु पर लगाया जाता है। किसका? फूड प्रोडक्ट मार्क।
आपको पूछा जा सकता है कि एफपीओ का मार्क कहाँ लगा, तो आप बता सकते हैं फ्रूट, जाम, जूस, कैंटीन जैसे फल सब्जियों के उत्पादन पर लगाया जाता है। यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स चिन्ह देख सकते हैं एफपीओ, ठीक है, और उसके बाद ब्लू मार्क का चिन्ह यहाँ पे है, उसके बाद एमपीओ, उसके बाद HACCP का चिन्ह देख सकते हैं। अब यहाँ पे वैसे उसकी जानकारी दी गई है, इसका क्या कार्य है। ISI टेक्सटाइल, केमिकल, जंतुनाशकों, रबर, प्लास्टिक के बनावटों, सीमेंट की धातुओं, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों पर यह मार्क BIS लगाने दिया जाता है। ब्लू मार्क का क्या होता है, उन्हीं की बनावटों और पोशाक में ये इस तरह का मार्क लगा देखने को मिलता है। उसके बाद MPO, मीटिंग प्रोसेस ऑप्टिमाइजर मार्क जो होता है मांस मटन के उत्पादकों उनसे बनी बनावटों पर दिया जाता है। आगे बच्चों हमें यहाँ पे दिया गया है HACCP, ठीक है, तो यहाँ पे हैजार्ड एनालिसिस एंड द क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट मार्क प्रक्रिया का तैयार की गई खाद्य उत्पादकों में BIS दिया जाता है। उसके बाद हमें दिया ECO यानी इको मार्क जो है वो साबुन, डिटर्जेंट, कागज, लुब्रिकेंट ऑयल, उसके बाद पैकेजिंग मटेरियल, रंग रसायन, पाउडर कोटिंग, बैटरी, सौंदर्य प्रसाधन, लकड़ी के बदले उपयोग होती वस्तु, चमड़े और प्लास्टिक के बनावटों ISI इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो द्वारा दिया जाता है, जो अब BIS है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्टैंडर्डाइजेशन गुणवत्ता नामक का कार्य कर रही है। नंबर 1 ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, इनका मुख्य कार्यालय जिनेवा में है, जिसकी स्थापना 1947 में हुई थी। इसके द्वारा ISO 9000 अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता का प्रमाण प्राप्त उत्पादकों, इकाइयों, संस्थाओं को दिया जाता है, जबकि ISO 14000 सैन्य पर्यावरण व्यवस्थापन पद्धति के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया जाता है, जो उच्च गुणवत्ता वाले ऑफिस या संस्था होने का प्रमाण पत्र है। कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन कैक यानी CAC खाद्य पदार्थों में संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कमीशन है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय खाद्य पदार्थों को प्रमाणित करने का कार्य होता है। इन कमीशन की स्थापना 1963 में खाद्य एवं कृषि संगठन FAO और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा की गई है। इसका मुख्य कार्यालय इटली की राजधानी रोम में है। तो आपको कहा जा सकता है कि इसका मुख्य कार्यालय कहाँ पर है, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे, तो इटली की राजधानी रोम में है। दूध की बनावटें, मांस मच्छी खाद्य पदार्थों के उत्पादकों को प्रमाणित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की व्यापार नीति नियमन बनाने का कार्य यह संस्था करती है। भारत में ISO के साथ संपर्क का कार्य भारतीय संस्था BIS करती है, जबकि CAC के साथ संपर्क में रहकर कार्य भारत की डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस करती है। शिकायत कौन दर्ज कर सकता है और कहाँ? ग्राहक स्वयं कर सकता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित प्रदेश की सरकार भी कर सकती है। ग्राहक मंडल जो कंपनी कानून या अन्य वर्तमान कानून के तहत दर्ज हो, ठीक है, वो भी कर सकता है। एक या उससे अधिक ग्राहकों के प्रतिनिधित्व स्वरूप में कोई ग्राहक जिसमें सभी ग्राहकों का समान हित हो, अथवा 5वां कोई माल, चीज, वस्तु, सेवा खरीदने की संपत्ति में उपयोग करने वाले परिवार का कोई सदस्य माल या सेवा में त्रुटि या कमी से हुए नुकसान के सामने शिकायत कर सकता है। जब माल या सेवा में त्रुटि अथवा तो कमी लगे तब, अथवा करार के अधीन, कानून के अधीन जिसका पालन करना जरूरी हो, उस कार्य करने के तरीके में अपूर्णता या कमी को सेवा में कमी माना जाता है। इस प्रकार वस्तु की गुणवत्ता, प्रकार, शुद्धता, वजन में कमी विरुद्ध ग्राहक शिकायत कर सकता है। कैसे शिकायत कर सकते हैं, उसका तरीका। शिकायत का प्रार्थना पत्र यानी जो लेटर जो होता है वो सरल, स्पष्ट, सादी भाषा में टाइप करके या हस्तलिखित हाथ से लिखा हुआ या ईमेल से हो सकता है। यदि कोर्ट में वकील के द्वारा केस दर्ज किया हो तब सौगंधनामा यानी एफिडेविट करना पड़ता है। याचिका में याचिकाकर्ता का नाम, पता, संपर्क होना जरूरी होता है। शिकायत का विस्तार में वर्णन करने के साथ शिकायत का कारण स्पष्ट लिखना होता है। आगे दिए आरोप के संदर्भ में अगर कोई भी आधार, सबूत या दस्तावेज उसे प्रमाणित नकल जोड़नी चाहिए, तभी तो मूल सबूत नहीं देना चाहिए, मतलब मूल सबूत नहीं देना चाहिए, उसकी जेरोक्स कॉपी अटैच करनी चाहिए, वरना वो लोग क्या कर सकते हैं, मिल बांट के उस सबूत को मिटा भी सकते हैं। अगला दिया बिल की कच्ची पक्की रसीद जोड़ना। यदि भुगतान चेक से किया हो तो उसकी जानकारी लिखना। विक्रेताओं का निश्चित की गई शर्त, सार्वजनिक सूचना की नकल, गारंटी, वारंटी, उसके बाद पैम्फलेट्स या प्रोस्पेक्टस की नकल जोड़ना। आवेदन के साथ मांगी हुई मुआवजा की रकम के अनुसार नियम से फीस भरने से ग्राहक फोरम में कोर्ट में शिकायत दर्ज
हो सकती है। ग्राहक शिकायत का कारण उद्भव होने से 2 वर्ष की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी ग्राहक संबंधित शिकायत करने या कानून के विशेष जानकारी प्राप्त करने या मार्गदर्शन के लिए गुजरात राज्य की हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1800233022 और राष्ट्रीय स्तर पर हेल्पलाइन नंबर 1800114000 से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और मार्गदर्शन ले सकते हैं। आशा है आप सभी स्टूडेंट्स को ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट हैं जो बोर्ड के हिसाब से। तो चलिए बच्चों देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला सवाल, ग्राहक को खरीदते समय खरीदते समय क्या क्या ध्यान देना चाहिए। तो पहला ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मूल्य वृद्धि के कारण को विस्तार में समझाएं। मूल्य नियंत्रण के लिए 2 उपाय बता सकते हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही ग्राहक के अधिकारी और कर्तव्य, ठीक है, ये बता सकते हैं। तो बच्चों एक बात आपको बताता चलो, ये चैप्टर ऐसा है कि आप अपने मन से भी बना के लिख सकते हैं। ओनली फॉर जो क्वेश्चन के आंसर जो है उसे 2 से 3 टाइम आप रीड करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल हमें दिया है, काला धन मूल्य वृद्धि का एक कारण है, इसे समझाना है। उसके बाद ग्राहक शोषण होने का कारण क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद पहला सवाल, मूल्य वृद्धि आर्थिक विकास का पोषक भी है और अवरोध भी है, समझाना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे एक एक मार्क्स के सवाल हैं, तो ये भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, इसलिए आप राइट कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा आप बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ें, क्योंकि इसमें से 4 मार्क्स के क्वेश्चन पहले आते हैं और इसके बाद 1 मार्क्स का सवाल आता है। तो जैसे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आप याद करेंगे तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन तो उसी के अंदर आपको पूरी याद हो जाएंगे। खासकर IAS सभी के मार्क का नाम और उसकी क्या क्या कार्य हैं, कहाँ कहाँ पर देखने मिलते हैं, वो जरूर आप सभी स्टूडेंट्स याद करें। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बिल्कुल ही ना छोड़ें, ठीक है, क्योंकि 1 मार्क्स का वो भी सवाल आता है जो आपको थोड़ा बहुत स्टडी करने पर इजीली उसके पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। आशा है आप सभी स्टूडेंट्स को ये पार्ट अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए तन्वीर सर को इजाजत। तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद, जय भारत।